Hello students, welcome to class 10th, and as you know that it's your SST class. Today we will start our first chapter. The name of the chapter is संसाधन एवं विकास. ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, संसाधन एवं विकास. तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, संसाधन एवं विकास. विकास का अर्थ आप सभी को पता है, ठीक है ना, जैसे प्रगति, तरक्की, या आप इसको बोल सकते हैं डेवलपमेंट. इसी तरह संसाधन, संसाधन होते हैं स्रोत. स्रोत यानी कि जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं जिनको हम अपने इस्तेमाल के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. संसाधन, स्रोत, स्रोत कहेंगे हम जिसे. तो देखिए सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है इसके रूप में करते हैं. तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है कि संसाधन कहते किसे हैं, यानी कि संसाधन का अर्थ होता क्या है. तो देखिए बच्चों, हमारे जो पर्यावरण में बहुत सारी जो वस्तुएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ है और जिन्हें हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी कि जो मनुष्य है वो अपने पर्यावरण यानी अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है. देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमें सब्ज़ी बनानी है तो हमें क्या चाहिएगा, हमें मसाले, पानी, या जैसे आग वगैरह, आग के लिए लकड़ियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो हमें चाहिएंगी ये हम कहाँ से लाते हैं, ये हमें प्रकृति के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है. दूसरा जैसे मान लीजिए हमें जो है सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन हमें जो है प्रकृति के द्वारा दिया जाता है. अब जैसे मान लीजिए अगर हम गाड़ी चलाने की बात करें, अगर हमारे पास गाड़ी है और हम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो हमें जो है पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी. पेट्रोल हमें कहाँ से मिलेगा, पेट्रोल हमें जो है प्रकृति से मिलेगा. ठीक है ना. जैसे खुदाई के दौरान हम जो है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, इससे हमें पेट्रोल प्राप्त होगा. इसके बाद देखिए जो कोयला है, हम जैसे मान लीजिए किसी जो कारखाने में कोई कारखाना है, जैसे मान लीजिए धातु पिघलाने के लिए जब हम कोयले की भट्टी का इस्तेमाल करते हैं या कोयले को हम अग्नि के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोयला हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी हमें ज़मीन के अंदर से मिलेगा. तो ये जो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हमें प्रकृति के माध्यम से मिलते हैं, जिन्हें मनुष्य जो है प्रकृति से प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है. तो देखिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन वह है जिसे मनुष्य जो है जो तकनीक के माध्यम से जो नई नवीनतम जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनके उपयोग से, उनके माध्यम से उसे अपने उपयोग के लायक बना लेता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए देखिए ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा तेल है. अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं. अब ये ज़मीन के अंदर से जो तेल है इसको मापने के लिए या इसको पता लगाने के लिए भी जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. ठीक है ना. टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ज़मीन में किस जगह पर कितनी मात्रा में जो है तेल उपलब्ध है. उसको निकालने के लिए जो है कुएं वगैरह जो खोदे जाते हैं उसको भी हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोदते हैं और फिर उसे जो है सफाई, उसको जो है अन्य जो हमारे पास जो और जो तेल के अंदर जो और चीज़ें जो मिक्स होकर के आती हैं उनसे सेपरेट करना, उनसे अलग करके जो है उनको प्यूरिफाई करना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तकनीक के माध्यम से, नई नवीनतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती है. और ये जो तकनीकें हैं, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से मनुष्य जो है इन वस्तुओं को अपने जो है उपभोग या उपयोग के रूप में जो है उपयोग करने योग्य बना देता है. यानी कि ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे मतलब हम इसको इस्तेमाल करने योग्य जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे कर लेते हैं. यानी कि जो है ये हमारे उपयोग की वस्तु बन जाती है. तो देखिए इससे आपको जो है बिल्कुल क्लियरली पता लग गया होगा कि संसाधन कहते किसे हैं. तो देखिए मैं आम शब्दों में एक जो है कंक्लूज़न आपको बता दूं कि संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जिन्हें मनुष्य जो है अपने आसपास की प्रकृति से प्राप्त करता है और उसे जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है. बहुत सारे उदाहरण जो है मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं. तो इसके बाद देखते हैं कि संसाधन के प्रकार यानी कि जो रिसोर्सेज हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं.
तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं रिसोर्सेज, इनको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहला जो है स्रोत, ये है हमारा जो सबसे पहला संसाधन है वो है उत्पत्ति के आधार पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हमने 2 भागों में बांटा है, जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम जैव कर लेते हैं। तो देखिए जैव संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी संसाधन जो हमें जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखिए जीवित वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? जैसे देखिए वनस्पति है, वनस्पति जो है जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तुएं हैं। पशु पक्षी हैं, मानव हैं, ये सभी क्या है? जीवित प्राणी हैं। ठीक है, तो ये जो इन सभी जो वस्तुओं से हमें जो भी वस्तुएं इन सभी चीज़ों से जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है इसका पार्ट अजैव संसाधन। अब देखिए वे सभी वस्तुएं, वे सभी अजैव यानी कि निर्जीव वस्तुएं, ठीक है ना, वे सभी संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए चट्टानें हैं, धातु हैं, ये सभी क्या है? निर्जीव। ये सभी जो है निर्जीव वस्तुएं हैं और इनसे प्राप्त होने वाले जो भी संसाधन है वो जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हमने संसाधन का सबसे पहला प्रकार किया है जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है, अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। जीवित वस्तुओं में मैंने आपको बता दिया, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, जंगली जीव है, वनस्पति जगत है, ये सभी जो है जैव वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अजैव में आपको मैंने बता दिया है, जैसे ये सौर ऊर्जा है, या आप मान लीजिए ज़मीन से जो भी हमें जो है जो भी हमें तरल पदार्थ जो भी ज़मीन के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं, धातु प्राप्त होती है, चट्टानों से जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है ज़मीन के अंदर से, जैसे कोयला वगैरह जो भी प्राप्त होता है, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है संसाधन का दूसरा प्रकार आ जाता है। हमारा देखिए दूसरा प्रकार क्या है? समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता मतलब लिमिटेशन, यानी कितनी जो है संख्या, कितनी संख्या में मतलब कितनी मात्रा में जो है संसाधन भूमि के अंदर उपलब्ध हैं। तो देखिए जो समाप्यता के आधार पर हम संसाधन को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन सा संसाधन होता है? जो नवीकरण मतलब जिसको नया, पुनः नवीन यानी नया प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिसको दोबारा बनाना संभव है या जो दोबारा बन जाता है या बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने सौर ऊर्जा की बात की है, पवन ऊर्जा की बात की है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सूर्य आज ढलने के बाद कल हमें सौर ऊर्जा प्राप्त ही नहीं होगी, या पवन सिर्फ आज ही चली है कल से उसको मतलब वो चलना बंद हो जाएगी। जी नहीं। तो देखिए सौर ऊर्जा हमें प्रत्येक दिन मिलती है और ये जो है पवन ऊर्जा है जो हमें हर समय मिलती है। तो ये सभी जो ऊर्जाएं हैं ये नवीकरणीय ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि जिसको नया करके या जो दोबारा पुनः हमें प्राप्त हो जाती है। और ये जो प्रकृति में अनलिमिटेड मात्रा में, यानी कि जिसकी कोई संख्या मतलब एक लिमिटेशन नहीं होती, जिसकी कोई मतलब जो असंख्य रूप में जो है हमारी प्रकृति में विद्यमान है। अब इसके बाद देखिए वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रसायन प्रक्रियाओं के द्वारा दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, वे संसाधन कौन से कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें मतलब हम भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से दोबारा या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर मान लीजिए वो कट जाते हैं तो वो दोबारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है, आज हमें प्राप्त हो गई है, आज हमने जो है सूर्य की तपिश से या सौर ऊर्जा से हमने बिजली बना ली है, तो हम उसको कल भी प्राप्त कर सकते हैं। पवन जो ऊर्जा के माध्यम से हम पवन चक्कियाँ चलाते हैं जिनसे जो है ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो उसको हम हर समय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है ये हमारी प्रकृति में जो है बहुसंख्य मात्रा में अनलिमिटेड मतलब जो है रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं ये। इसी के साथ हम जो हमारा दूसरा जो इसका पार्ट है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए एक और तो नवीकरणीय यानी कि जिसको हम पुनः यानी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, दोबारा यानी एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में लिमिटेड लिमिटेड मतलब एक निश्चित मात्रा में जो है विद्यमान है। ठीक है, इन्हें जो है बनाया नहीं जा सकता, इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है ये बहुत लंबे समय के प्रोसीजर के बाद जो है ये बनकर तैयार होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ले लूँ, जैसे हमारी ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें, तेल निकलते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर से कोयला वगैरह निकलता है, तो इसकी एक जो है निर्धारित मात्रा है, जो मतलब अगले 20 साल या 50 साल या 70 सालों के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए इसको हम इतनी जल्दी यानी कि अगले 10 सालों में या अगले 50 सालों में, अगले 100 सालों में हम उसको दोबारा बना करके तैयार नहीं कर सकते, या वो ना ही प्रकृति उसे तैयार कर सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो अनवीकरणीय संसाधन होता है, ये जो है बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जो कि 1.5 से 2,000 साल तक की जो है 1.5 से 2,000 साल तक का जो है समय ले लेती है। ये इतनी लंबी अवधि के बाद जो है पुनः जो है धरती में बन पाते हैं। लेकिन देखिए उसे प्राप्त करने के लिए मानव का जो जीवन है वो काफ़ी छोटा है, यानी बहुत लघु जीवन है। एक इंसान जो है कितनी आयु तक जी सकता है? 100 वर्ष या 150 वर्ष, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं 200 वर्ष, लेकिन इतनी लंबी आयु होती नहीं है। तो इतनी कम आयु में जो है 100 वर्ष या 150 वर्ष तक जो इंसान है, मान लीजिए अगर कोई जीता है, तो इन सभी वस्तुओं को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, जैसे मान लीजिए 150 साल है, 2000 साल है, उसके बाद जो है ये वस्तुएं हमें मिलती है।